हे गाइस, इट्स व्यांश, वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई एपिसोड में आगे जाने से पहले वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे और भाई हैप्पी बसंत पंचमी। वैसे तुम में से कितने लोग एक्चुअली में बसंत पंचमी भाई आई थिंक पतंग उड़ती होंगी। हमारे यहाँ तो बसंत पे उड़ती है, थोड़ी मकर पे उड़ जाती है। आई थिंक दिल्ली में 15 अगस्त पे उड़ती है। लेकिन तुम्हें तो कितने लोग एक्चुअली में बसंत पंचमी में जब पतंग उड़ाते हैं तो उसके 1-2 दिन पहले ही स्ट्रैटेजी प्लानिंग बना लेते। पता है मैं ऐसे ही करता था, सारे पतंग में कन्ने वन्ने बांध लेता था और मांझा सब सेट रहता था कि मतलब सप्लाई चेन जो होती है ना, शार्क टैंक सप्लाई चेन बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उड़ाओ कटी, उड़ाओ कटी, उड़ाओ कटी, सब रेडी रहना चाहिए मान। लेकिन एक्चुअली में होता क्या था कि फिर अगले दिन ना वो सारी पतंग रेडीमेड जो होती थी वो भैया ले जाते थे। तो फिर मैं सुबह 7 बजे उठ के, और बहुत बार तो ऐसा होता था सारी बसंत पंचमी की छुट्टी भी नहीं मिलती थी हमको, तो घर पे भी रहता, पेट में दर्द हो रहा है मेरा। खैर, आज के एपिसोड में अगर हम बात करें, यहाँ पर हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बात करेंगे, मेसी, तुमको सारे चैप्टर्स मिल ही जाएंगे और हम लोग दोनों मैचेस का रिव्यू भी करेंगे। मैं अपोलोजाइज करूंगा कि भाई शायद से आज भी वॉच लॉन्ग नहीं हो पाएगा अल नसर या फिर मड्रिड का। आई ट्राई माय बेस्ट, लेकिन यहाँ पर कल एक पेपर बचा है मेरा, वो बहुत टफ है भाई, मेरे को कुछ भी नहीं आता। खैर आता तो पिछले पेपर में भी नहीं है, लेकिन ये बहुत टफ पेपर है यार, इसमें थोड़ा सा माफ कर दो। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। तो भाई ऑफ द पिच जो प्रॉब्लम है रोनाल्डो के लिए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ती हुई दिख रही है और काफी टाइम से बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन इसमें सिर्फ रोनाल्डो ही लपेटा हुआ नहीं है, बल्कि बाकी सारे प्लेयर्स भी लपेटे हुए हैं। अब देखो यूवेंटस का जो क्राइसिस चल रहा है, तुमको पता है उसमें क्या हो रहा है, लेकिन उस प्रॉब्लम में और उस क्राइसिस में द बिगेस्ट थिंग इज कि उसमें सिर्फ यूवेंटस इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि एक्चुअल में इट्स यूवेंटस एंड द प्लेयर्स। अब ऐसे में रिपोर्ट्स के हिसाब से, तुमने काफी शॉर्ट्स में, मैंने काफी एपिसोड में इसको बता भी रखा है, एक्सप्लेन भी कर रखा है कि रोनाल्डो, डिबाला, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर यूवेंटस ये क्लेम करता है कि उन्होंने 4 महीने की सैलरी इनकी सैक्रिफाइस करवाई थी, जो कि एक्चुअली में नहीं हुआ था। सिर्फ 1 महीने की सैलरी सैक्रिफाइस हुई थी, 3 महीने की इन्होंने टेबल के नीचे से निकाल दी। अब यहां पर अगर FIGC की बात करें, जो अथॉरिटी यहां पर इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका यह मानना है कि ये जो प्लेयर है ना, इन्होंने भी घपला करा है। यानी कि अगर घपला हुआ है तो अगर यूवेंटस इसका जिम्मेदार है तो कुछ हकदार तो जिम्मेदारी का तो प्लेयर्स पे भी जाना चाहिए। अब ऐसे में यहां पर रिपोर्ट से आ रही है, अगर यहां पर गिल्टी पाए जाते हैं, मतलब ये जो कारनामा FIGC प्रूफ करने के चक्कर में अगर ये वो सही में प्रूफ कर देते हैं, तो यहां पर अगर हम तमाम बड़े प्लेयर्स की बात करें, चाहे हम बात करें आंद्रे राबियो की बात करें, चाहे हम यहां पर कुलुसेव्स्की की बात करें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें, पौलो डिबाला की बात करें, या फिर हम यहां पर मोराजियो सारी की बात करें, ये सारे के सारे 30 दिन के लिए बैन हो सकते हैं। अब खैर इसमें थोड़ी इफ बट की चीजें, वो मैं तुमको बता देता हूं। ये जो बैन होगा ना, ये इटालियन फुटबॉल के लिए, इट्स वेरी सिमिलर टू जैसे फेबियो पारेटिसी, जो कि इस समय स्पोर्टिंग डायरेक्टर है टॉटनहम के, उन पे 2-2.5 साल का बैन लग गया है इटालियन फुटबॉल में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो इटली में नहीं खेल सकता, वहां तो खेल सकता है। लेकिन ऐसे में यहां पर अगर हम बात करें तो FIGC ये मान रहा है और UEFA को ये कंप्लेन कर रहा है कि भाई ये जो बैन है ना, आप इसको अक्रॉस द UEFA लगा दो। खैर रोनाल्डो तो फिर भी बच गया क्योंकि वो यूरोप में ही नहीं है, ये भी अपने आप में दुख की बात है, बट स्टिल दिस इज हाउ रोनाल्डो बच सकता है। खैर अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉब्लम जिनके लिए सबसे ज्यादा होगी भाई, वो पौलो डिबाला की होगी क्योंकि रोमा में खेल रहा है, वो राबियो के लिए होगी, यूवेंटस में खेल रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें इस समय बाकी बड़े प्लेयर्स की, अगर मोरिजियो सारी की बात करें, तो वो भी इस समय कहीं ना कहीं मामला अटकता हुआ दिख रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये यूवेंटस के लिए तो बड़ी रही है, साथ में उससे मिलते जुलते जो थाली के छट्टे बट्टे ना, ये भी कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं इसमें, तो दिक्कत बहुत है। खैर मैं 2-3 छोटी अपडेट देता हूं। अगर हम यूवेंटस के मिडफील्डर वेस्टर्न मैकेनी की बात करें तो लीड्स यूनाइटेड के रडार पे है और नेगोशिएशन चालू है। साथ ही अगर हम बात करें, काफी इंटरेस्टिंग अपडेट है, टॉटनहम अपने नए मैनेजर की सर्च में अब इस मैनेजर को सेलेक्ट करती हुई दिख रही है, जो कि मोराजियो सारी है। भाई साहब, भाई हम सारी को कैसे भूल सकते हैं, चेल्सी में उसका भी अच्छा खासा वो था भाई, बढ़िया था भाई। ये तो कंफर्म है कि सारी अगर टॉटनहम आएगा तो जॉर्गिनो उधर ही जा रहा है, दिस इज ये लिखा हुआ है, क्या पता हिगोइन भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते भाई हिसाब से। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर PSG और लियोनेल मेसी की। तो तुमको पता है लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इस समय क्या अनसर्टेनिटी चल रही है, स्पेकुलेशन चल रहा है, और ऐसे में फ्रेंच रिपोर्ट ना अब पता है क्या है, अब ना गिरगिट वाला काम कर रहे हैं और जेरार्ड रोमेरो ले रहा है मजे। कल लेक्विप ने एक रिपोर्ट डाली, उसको मैंने पढ़ा और उसमें क्या कुछ अलग नहीं है, लेकिन उन्होंने ना मतलब वो सॉल्ट पे वाला काम कर दिया। वो उन्होंने यहाँ लिखा कि देखो जो ट्रेंड है, जो रुझान है, उसके हिसाब से तो PSG कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा देगी मेसी का। लेकिन अब पता है प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो कहते हैं कि हमारे को ये नहीं पता कि जो मामला है ना वो कहां अटक रहा है, लेकिन अटक तो रहा है और डिले हो रहा है, जो कि PSG भी नहीं चाहती और पता नहीं मेसी चाहता है कि नहीं चाहता है, लेकिन डिले हो रहा है। वो उन्होंने नहीं बताया कि क्यों डिले हो रहा है, लेकिन हाँ डिले पक्का है, ये पक्का है। लेकिन हाँ रुझानों के हिसाब से फिर भी मेसी का कॉन्ट्रैक्ट PSG रिन्यू करवा सकती है। मतलब दोगला वाला खेल रहे गेम।
जहाँ जेरार्ड रोमेरो अभी भी कंफर्म है कि नहीं, कॉन्ट्रा रिन्यू नहीं हो रहा इनका, ये डिले होगा या फिर जो होगा तो एट द एंड हमें नहीं कह सकते। लेकिन उसने बारसा का नाम नहीं लिया कि बारसा ही आ रहा है या फिर वो जो भी सीन है। लेकिन इस सब के चलते एक किस्सा हो गया जिसको तुम कंट्रोवर्सी भी कह सकते हो या फिर तुम उसको आप मजबूरी भी कह सकते हो। अब हाल ही में क्रिस्टोफर गाल्टर की अगर हम बात करें पीएसजी के मैनेजर, तो उन्होंने ये चीज कहा कि भाई देखो वाइस कैप्टन तो किलियन एम्बापे होगा, कैप्टन तुम्हें पता है मार्किनियोस है, और ये कहीं ना कहीं आईब्रो खड़ी करने वाली बात है। अब जब काफी लोग ये कहते हैं कि गाल्टर ने ये डिसीजन तो पहले ही बना लिया था, लेकिन ये जो टाइमिंग है ना ये थोड़ी सी मतलब अटपटी लग रही है। क्या लियोनेल मेसी को बना देना चाहिए था? क्या लियोनेल मेसी के ट्रांसफर स्पेकुलेशन के बीच में किलियन एम्बापे को वाइस कैप्टन बनाना, क्या ये सही बात है? अच्छा, उसके ऊपर से किम्पेम्बे ने भी ये कहा कि मेरे को नहीं पता। क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वाइस कैप्टन का? उसने कहा मेरे को नहीं पता ये डिसीजन वगैरह जो हुआ है, लेकिन ठीक है लिया गया तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब देखो यहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है ना, वो मैं बता देता हूं तुमको। देखो शायद से टाइमिंग थोड़ी सी अटपटी हो सकती है, लेकिन मैंने तुमको जैसा कहा कि तुम इसको कंट्रोवर्सी भी कह सकते हो, लेकिन तुम इसको मजबूरी भी कह सकते हो। वो इसलिए क्योंकि तुम ये देखोगे यस, अगर पीएसजी के सर पर लियोनेल मेसी की तलवार मंडरा रही है तो तलवार तो एम्बापे की मंडरा रही है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एम्बापे को वाइस कैप्टन सेलेक्ट करना इट मेक्स मच मोर सेंस देन एक्चुअली मे बी नेमिंग लियोनेल मेसी एज द वाइस कैप्टन। इसके पीछे मैं तुमको रीजन बताता हूं कि अगर हाँ ये पक्का है कि शायद से वो किलियन एम्बापे को इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं और मे बी ड्रेसिंग रूम में कुछ हो सकता है, बट मेरे को जहां तक लगता है कि मैच्योरिटी की जब बात आती है या फिर जब भी एक ईगोइस्टिक प्रॉब्लम की बात आती है तो लियोनेल मेसी में नहीं है, ये सब नहीं है, वो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। लेकिन अगर यही चीज़ लियोनेल मेसी के साथ कर देते कि भाई आपको वाइस कैप्टन बनाया था, तो लाइक ऑफ कोर्स ड्रेसिंग रूम में तो मैं बैठा नहीं हूं, बट स्टिल अगर रिपोर्ट्स की माने तो किलियन एम्बापे के अराउंड ये सर्कुलेशन जरूर हो जाती कि भैया देखो हमने तो पीएसजी के लिए इतना करा, एक सीजन हुआ है लियोनेल मेसी को आए हुए और कहीं ना कहीं मार्केटिंग और कमर्शलाइजेशन के चक्कर में वाइस कैप्टन बना दिया और किलियन एम्बापे की वैल्यू ही नहीं है। ऐसे में जो रियल मैड्रिड वाला जो स्टोरी एंगल होता है ना वो काफी ज्यादा तगड़ा हो सकता था। लेकिन क्या इसका एक्चुअल में झटका लग सकता है? वाह, वो तो टाइम ही बताया कि लियोनेल मेसी इसका क्या फर्क पड़ा। खैर अभी जब तक मैंने देखा था तो वो तो एंटोनेला के साथ बर्फ में छियां कर रहा था, तो खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अच्छा एक चीज कॉमन है कि भाई नेमार कैसे ही खेल ले, अच्छा खेल ले, सुपरस्टार खेल ले, ब्लॉकबस्टर खेल ले, वन ऑफ द लाइफ टाइम परफॉर्मेंस दे दे, साला पिस्ता हुई है बेचारा, वो बेचारे की बली चढ़ी जाती है। मतलब अच्छा खासा किलियन एम्बापे लियोनेल मेसी नेमार को भूल जाते हैं, वो इसने भी अच्छा खासा काम करा है यार पीएसजी में। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर रियल मैड्रिड को लेके, तो भैया देखो सीधी सी बात है, कल जूड बेलिंगम ने अपने तो फीफा तुमको पता है टीम ऑफ द ईयर इवेंट चल रहा है, उसमें 5 रियल मैड्रिड के प्लेयर रखे हैं। अपने आप को हटा दिया उसने, भाई मैं बेलिंगम को रखूंगा, उसने अपने आप को हटा दिया और यहाँ पर उसने केविन डी ब्रुयन, वाल्वर्दे और यहाँ पर लूका मॉड्रिच। वो वाल्वर्दे टोनी क्रूज में थोड़ा कंफ्यूज था बट उसने यही मिडफील्ड सेलेक्ट करी, साथ ही ईडर मिलिटाओ और यहाँ पर कोर्तुआ। उसके बाद आई थिंक उसने किलियन एम्बापे, बेंजेमा और यहाँ पर लियोनेल मेसी, इन तीनों को सेलेक्ट किया है। मान के चलेगा कि यहीं आ रहा है रियल मैड्रिड? नहीं, चाहता तो हेंडरसन को भी रख सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, जेम्स मिलर को भी रख सकता था, लेकिन उसने फिर भी रियल मैड्रिड को तवज्जो दी। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड की बात करें तो भैया देखो आज मैड्रिड डर्बी है और यहाँ पर अगर हम बात करें कामाविंगा की और चुआमेनी की, तो भैया देखो दोनों अवेलेबल है खेलने के लिए, लेकिन कार्लो ने पर्टिकुलरली ये चीज़ कहा है कि मैं डबल पिवट खिला भी सकता हूँ और नहीं भी, क्योंकि चुआमेनी तो थोड़ा सा हिचकिचाता है, हाँ कामाविंगा खेल लेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम मॉड्रिच की बात करें तो तुमको पता है उसके ट्रांसफर को लेकर भी काफी ज्यादा इर्द गिर्द चल रहा है। ऐसे में यहाँ पर कल मार्सा ने खुद ही आई थिंक मार्सा ने रिपोर्ट किया था कि अल नसर ने यहाँ पर काय पोचे स्टार्ट हो गया यहाँ तो तक अल नसर ने यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑफर दिया है और वो हाईएस्ट अर्निंग क्रोशियन प्लेयर बना सकते थे लूका मॉड्रिच को। मेसी करते करते लियोनेल निकल जाता है, 40 मिलियन की सैलरी 2 साल के क्रॉस, जो कि बहुत बड़ी चीज होती। अब यहां पर कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि फिर लूका मॉड्रिच ने एब्सोल्युटली इसको रिजेक्ट कर दिया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रियल मैड्रिड लूका मॉड्रिच को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे क्यों नहीं, या फिर मैं होप करता हूं कि बस डिले हो, क्योंकि लाइक आई थिंक लूका मॉड्रिच कैन स्टिल प्ले एट द वेरी टॉप लेवल। अब लूका मॉड्रिच का ये मानना है कि देखो अपन होगा मैं खेलूंगा तो रियल मैड्रिड से ही, नहीं तो मैं तो रिटायर हो जाऊंगा सीधी बात, लेकिन मैं अल नसर नहीं जाऊंगा। मतलब क्या मतलब यार, मतलब ठीक है खेल यार रियल मैड्रिड, अल नसर की बेइज्जती कर रहा है यार, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहा है, ये चुतियापंती कर रहे हैं, क्या है यार ये। बट दिस इज व्हाट इज करंटली हैपनिंग। साथ ही कार्लो एंसेलोटी ने कह दिया कि भाई ठीक है हमारी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी बंद है, हम अब और मूवमेंट नहीं करेंगे। ऐसे तो ना ये किलियन एम्बापे, अर्लिंग हालैंड लिया है जो बहुत सारे प्लेयर ले आए हूँ, वे एक एंड्रिक लिया है, थैंक गॉड एंड्रिक आ गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि समर ट्रांसफर विंडो से पहले कोई भी प्लेयर आएगा नहीं और न जाएगा।
अंदर से कोई बाहर, बाहर से कोई अंदर, सब बंद। खैर इसी के साथ अब बात करते हैं 2 मैचेस के रिव्यू की। उससे पहले सॉरी, सिटी बारसा पे मैं बोल देता हूं। तो भैया कल ये मैं खुद बताता हूं, मैंने बारसा से ही रिगार्डिंग ये न्यूज पढ़ी है कि बर्नार्डो सिल्वा, गुंडोगन, आयमरिक लेपोर्ट, जाओ कैंसेलो और एक आधा रह गया, और कोई रह गया नहीं, और कोई नहीं रह गया। ये 4-5 प्लेयर शायद से निकलते हुए दिख रहे हैं हमको मैनचेस्टर सिटी से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुश नहीं है पेप गार्डियोला। अब इन सबके कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं खत्म होते हुए आ रहे हैं ऑलमोस्ट सबके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखो गुंडोगन पे जहां पर मैनचेस्टर सिटी इस समय नेगोशिएशन कर रही है, बर्नार्डो सिल्वा का कंफर्म लग रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। ऐसे में सिर्फ बार्सिलोना नहीं है जो इंटरेस्टेड है, PSG भी इंटरेस्टेड, क्योंकि तुमको पता होगा किलियन एम्बापे यहाँ पर बर्नार्डो सिल्वा के साथ और उसमें खेला हुआ है मोनाको में, हाँ मोनाको में खेला हुआ है। ऐसे में लियोनेल मेसी के ट्रांसफर अनसर्टेनिटी को लेकर शायद से बर्नार्डो सिल्वा पे रडार रख सकते हैं। हाउएवर अभी भी बार्सिलोना इज द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर बर्नार्डो सिल्वा। इसी साथ अगर हम आयमरिक लेपोर्ट की बात करें तो उसको भी थोड़ा हिसाब से लग रहा है। अगर हम जाओ कैंसेलो की बात करें तो वो पेप गार्डियोला से थोड़ा खफा है, और उसके कोचेस की बात करें तो यहां पर पटती नहीं है। तो डेफिनेटली तुमको पता है कि पेप गार्डियोला एक ऐसा मैनेजर है कि डिस्पाइट कि कितना ही बड़ा नाम वो यहां पर मैनेज कर रहा हो, अगर कोई खुश नहीं है तो चलते बनो, ऐसा सीन रहता है। खैर इसी के साथ अब बात करते हैं कल 2 मैचेस की। तो भाई अब यहां पर बार्सिलोना सेमीफाइनल में आ चुके हैं कोपा डेल रे के, और यहां पर अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो लगभग वो फाइनल में जा चुके हैं। दैट्स द डेवलपमेंट। लेकिन मेरे को समझ में नहीं आता है साला ब्रॉडकास्ट इंडिया में होता काहे नहीं है। अब देखो अगर बार्सिलोना की बात करें, मतलब ताबड़तोड़, मेरे को लगता है कि दोनों ही मैचेस में परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ थी, चाहे हम बारसा की बात करें चाहे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें। दिस इज एब्सोल्युटली अटर डोमिनेशन। खैर दोनों मैचेस में ओपोनेंट्स की इज्जत बढ़ गई है। अगर हम रियल सोसिएडाड की बात करें, खैर वो परफेक्ट रेड कार्ड था, वो भाई लिटरली इंजरी हो सकती थी सर्जियो बुस्केट्स की। लेकिन अगर बुस्केट्स की हम बात करें तो भैया पार्लेजी ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी अगर हम पहले 45, 50, 60 मिनट की बात करें, इतना ताबड़तोड़ खेला है ना यार, वो मजा आ गया। मतलब उस पर जो सिल्कीनेस है ना, जो स्मूथनेस है, वो काफी ज्यादा सही है। साथ ही अगर हम बात करें पेड्री की, या हम बात करें गावी, डियोंग, मतलब इट्स लाइक प्योर फुटबॉल। जूल्स कोंडे की बात करें, भुला देता है बंदा कि साला राइट बैक है। अराओ की बात करें तो खैर मैंने तो हर बार क्या रखा है कि बारसा में से लाइक अगर कोई सबसे ज्यादा फेवरेट प्लेयर है तो वो मेरा अराओ ही है, और रियल मैड्रिड से दैट्स वाल्वर्दे। खैर इट्स अ कोइंसिडेंस कि दोनों के दोनों यूरुग्वेन है। लेकिन जो स्टार ऑफ द मैच था, जो सुपरस्टार था भाई, दैट्स उस्मान डेम्बेले। लेकिन अगर इधर से ये बात करें दैट वाज मार्कस रैशफोर्ड। खैर ये मैं भूल गया था कि मार्कस रैशफोर्ड ने 24-25 गोल कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कर दिए हैं एरिक टेन हैग के अंडर। तुम्हें भूल गए थे ना भाई, मेरे को तो भाई देखो सीधा वन फुटबॉल एप्लीकेशन ने 1 की कवे पे बता दिया था। और यही खासियत यार इस एप्लीकेशन की, किसी भी प्लेयर के रिगार्डिंग, अपने फेवरेट प्लेयर, कोई रैंडम प्लेयर के रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स 1 क्लिक अवे है। चाहे फेवरेट क्लब हो, फेवरेट प्लेयर हो, स्टैंडिंग्स हो, कमेंट्री हो, हाईलाइट्स हो, रिपोर्ट्स हो, इंटरव्यूज हो, सारी की सारी चीज सिर्फ 1 क्लिक अवे। सो डू मेक श्योर कि आप मेरे दिए गए लिंक पे जाके वन फुटबॉल को सब्सक्राइब करें, नहीं सब्सक्राइब मेरे को करें, इंस्टॉल और डाउनलोड करें, एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। स्मूथ एज बार्सिलोना अटैक। उस्मान डेम्बेले भाई छा रहा है। पता मैंने यही कहा कि इज्जत बढ़ गई रियल सोसिएडाड की, लेकिन गलती कर दी साले। 10 मैन के साथ भी हाई प्रेस कर रहे थे, मैं हाई तो नहीं लेकिन हाँ मिड ब्लॉक पे प्रेस उनका हो रहा था, लेकिन प्रेस हो रहा था। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि साले प्रेस तो कर रहे थे, लेकिन ये भूल गए कि उस्मान डेम्बेले इस समय 1v1 क्या, वो 1v3 में भी, हैंडीकैप मैच में भी फोड़ देगा, और उसने फोड़ ही दिया। उस्मान डेम्बेले इस समय वन ऑफ द बेस्ट विंगर है, इफ नॉट द बेस्ट विंगर। मैं आई एम सेइंग इट, मैं उस्मान डेम्बेले के रिगार्डिंग ये चीज कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी डील है। दिस इज द रीजन वाई, बिकॉज उसके पीछे ये नहीं है कि लाइक उस्मान डेम्बेले का कंसिस्टेंसी लेवल ना हमेशा से क्वेश्चन में रहा है, जस्ट लाइक नेमार, लेकिन उस्मान डेम्बेले अंडर ज़ावी इज जस्ट डिफरेंट ब्रीड। साथ ही अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें, मार्कस रैशफोर्ड यार भाई वो रॉनी वाली फील दे रहा है यार, वो भाग रहा है यार, वो बॉल लेके भाग रहा है, उसका ड्राइव, उसकी फिजिकलिटी, उसकी अटैकिंग, उसका कॉन्फिडेंस, हर एक चीज नेक्स्ट लेवल है। साथ ही अगर हम बात करें यहां पर वेगहोस्ट की, मेरे को लगता है कि वेगहोस्ट काम कर रहा है, और आई वोंट बी सरप्राइज अगर मार्शियल से ज्यादा टेन हैग उसको आने वाले गेम्स में वेगहोस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस है, क्योंकि देना चाहिए भी उसका जो, मतलब मेरे को लगता है कि हमने अभी तक 100% उसकी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जितना भी किया है वो मार्शियल से तो अच्छा कर पा रहे हैं। यस फ्लॉज है, भाग नहीं पाएगा, शार्पनेस नहीं है, तो फास्ट अटैकिंग फुटबॉल में नहीं हो पाएगा, लेकिन स्टिल डेडलॉक तोड़ने में बहुत सही, बहुत काम का आदमी है भाई। सबसे अच्छी चीज है जिस तरीके से उसने गोल मारा, अटैकिंग इंस्टिंक्टिव भी है उसमें, तो वो बहुत सही चीज है। लेकिन अगर ब्रूनो की बात करें, एब्सोल्युटली चेक, गोल मिल गया भाई, वो बंदा लीड कर रहा है, ही डिजर्व्स टू बी देयर। साथ ही अगर हम बात करें बारसा की,
तो भाई मेरे को ना एक चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और है कि अगेन बारसा ने बहुत बढ़िया फुटबॉल खेला, लेकिन बारसा की मैं बात करूँ या फिर बात करूँ मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तुम देख रहे हो सिमिलैरिटीज इतनी है और दोनों एक दूसरे से भिड़ने वाले, दोनों के दोनों फाइनल थर्ड में थोड़े हास्टी हैं, थोड़े पैनिक हो जाते हैं। फाइनल थर्ड के जो है उसमें अभी भी क्लैरिटी चाहिए, बट दिस गेम 2 games was absolutely amazing। आज होप भाई मैड्रिड डर्बी में हम बहुत टाइम बाद सैंटियागो में वापस आ रहे हैं, तो होप भाई कि रियल मैड्रिड कुछ स्पेशल गिफ्ट रखे अपने फैंस के लिए। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आता है एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इस तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।